हेयर फॉल मेडिसिन, पीआरपी या हेयर ट्रांसप्लांट की बात शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपका परिचय उस चीज़ से करवाना ज़रूरी है जो जन्म से ही आपके साथ है, आपके बाल। जी हाँ, आपके अपने बाल। हम हर सुबह अपने बाल देखते हैं, उन्हें धोते हैं, संवारते हैं, स्टाइल करते हैं, कभी उनकी तारीफ़ करते हैं और कभी उनसे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही तकिए, कंघी या नहाते समय कुछ बाल दिखाई देते हैं, हमारा पूरा ध्यान हेयर फॉल पर चला जाता है। हम शैम्पू, ऑयल, सीरम, सप्लीमेंट्स और ट्रीटमेंट्स पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकतर लोगों ने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि आखिर बाल हैं क्या। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आपका स्वागत है हेयर यूनिवर्सिटी में। ये कोई ऐसी सीरीज़ नहीं होगी जिसमें मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है या कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है। इस यात्रा में हम बालों को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे, हेयर की बेसिक साइंस से शुरू करके हेयर लॉस मेडिसिन, देन रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स और आखिर में हेयर ट्रांसप्लांट तक पहुंचेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप साइंस, मिथ और मार्केटिंग क्लेम्स के बीच का अंतर अपने आप समझ सकें। चलिए एक बहुत साधारण सा प्रयोग करते हैं। अपने हाथ में बालों की एक लट या केवल एक स्ट्रैंड लीजिए, केवल एक बाल को लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। ये बाल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हम सब जानते हैं। इसका रंग बदलता है, ये रूखा हो सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि ये जीवित है, जिंदा है ये। लेकिन जिस बाल को आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं वो वास्तव में पूरी तरह से डेड है। उसके अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं है, उसमें कोई नर्व्स नहीं है, पेन रिसेप्टर्स भी नहीं है और कोई लिविंग सेल्स भी नहीं है। इसी कारण आप अपने बालों को काट सकते हैं, आपको ज़रा भी दर्द नहीं होगा। आप उन्हें कलर करें, स्ट्रेटन करें, कर्ल करें या छोटा कर दें, बाहर दिखाई देने वाला स्ट्रैंड कुछ महसूस नहीं करता। जब मैं अपने पेशेंट्स को ये बात बताता हूँ तो लगभग हर बार कोई ना कोई पूछता है, डॉक्टर अगर बाहर दिखाई देने वाला ये बाल डेड है तो फिर शैम्पू, ऑयल और सीरम्स आखिर किसे नरिश कर रहे हैं? ये वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है। शैम्पू बाल और स्कैल्प को साफ कर सकता है, कंडीशनर या सीरम हेयर शेफ्ट के ऊपर एक लेयर बनाकर फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और बालों को कुछ समय के लिए स्मूथ दिखा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट उस विजिबल स्ट्रैंड को दोबारा जीवित नहीं कर सकता। बाल का बाहर निकला हुआ हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है तो वो हमारी लिविंग स्किन की तरह अपने आप रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे हमें चोट लगती है तो हमारी स्किन खुद को रिपेयर कर सकती है, बाल ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर बाल का जीवित हिस्सा कहाँ है? ये बाल ग्रो कहाँ से कर रहा है? दोस्तों, वो आपकी त्वचा के केवल कुछ मिलीमीटर नीचे छिपा हुआ है। एक बड़े और सुंदर पेड़ के बारे में सोचिए, हमारी नज़र सबसे पहले उसकी पत्तियों पर जाती है क्योंकि वो दिखाई देती हैं। सुंदरता उसकी, पेड़ की सुंदरता उसकी पत्तियों से है। लेकिन किसी माली से अगर पूछिएगा तो वो पेड़ को जीवित कौन रखता है, वो पत्तियों की तरफ नहीं, उसकी जड़ों की तरफ इशारा करेगा। ऊपर दिखाई देने वाली पत्तियों का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी के नीचे जड़ों के साथ क्या हो रहा है। बाल भी लगभग इसी तरह से काम करते हैं। आईने में दिखाई देने वाला बाल केवल फाइनल प्रोडक्ट है। असली कहानी त्वचा के नीचे एक अद्भुत स्ट्रक्चर में चल रही होती है जिसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। मैं हेयर फॉलिकल को केवल एक फॉलिकल नहीं मानता, मेरे लिए ये एक छोटी सी बायोलॉजिकल फैक्ट्री है। आपके सिर के हिस्से के हर बाल की अपनी एक अलग फैक्ट्री होती है। एक सामान्य स्कैल्प पर लगभग 1 लाख हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, यानी कि आपके सिर पर हज़ारों छोटी फैक्ट्रीज लगातार चुपचाप काम कर रही हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन हेयर की एक बात आज भी मुझे उतना ही हैरान करती है जितनी वर्षों पहले करती थी। जब हम अपने बालों को देखते हैं तो लगता है कि सभी बाल एक ही क्लैन, एक ही परिवार का हिस्सा है। वो सब एक साथ बढ़ते हैं और एक ही हेयर स्टाइल बनाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन असलियत में हर फॉलिकल अपनी एक अलग कहानी जी रहा होता है। एक बाल से केवल 2 या 3 मिलीमीटर दूर मौजूद दूसरा बाल अपने जीवन के बिल्कुल अलग फेज में हो सकता है। एक फॉलिकल तेजी से नया और लंबा बाल बना रहा होगा, उसके पास वाला फॉलिकल आराम कर रहा होगा। कोई तीसरा फॉलिकल अपने बाल को स्वाभाविक रूप से छोड़ने या हेयर फॉल की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा होगा। जरा इस बात को महसूस कीजिए, हजारों फॉलिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल पास मौजूद हैं, उनके बीच केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी है। फिर भी हर फॉलिकल की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है, अपना टाइम टेबल है और अपनी अलग स्टोरी लाइन। क्या ये नेचर की अद्भुत क्राफ्ट्समैनशिप नहीं है? यही इंडिपेंडेंस इस बात का कारण है कि हमारे सभी बाल एक ही समय पर नहीं बढ़ते और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे सभी बाल एक ही समय पर नहीं गिरते। वरना
एक समय पर हमारे सिर पे बाल होते और फिर कुछ समय बाद हम बिल्कुल गंजे दिखाई देते। नेचर ने हेयर ग्रोथ को अलग अलग समय पर चलने वाली प्रक्रिया बनाया है। जब कुछ फॉलिकल्स आराम कर रहे होते हैं तब दूसरे बाल बना रहे होते हैं। इसी कारण स्कैल्प की कवरेज एक एवरेज डेंसिटी के ऊपर बनी रहती है। अब त्वचा की सतह के केवल कुछ मिलीमीटर नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेयर की सबसे रोचक कहानी शुरू होती है। त्वचा के बाहर दिखाई देने वाला हेयर शेफ्ट पूरी तरह डेड है, लेकिन उसके ठीक नीचे मौजूद फॉलिकल पूरी तरह एक्टिव और एलाइव है। एक ग्रोइंग फॉलिकल के निचले भाग में बहुत छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। यही ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती है और उन सेल्स को सपोर्ट करती है जो लगातार नए बाल बना रहे होते हैं। बाहर दिखाई देने वाले स्ट्रैंड्स में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन उसे बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरह जीवित सर्कुलेशन पर निर्भर करती है। हेयर फॉलिकल के चारों ओर छोटी और डेलिकेट नर्व फाइबर्स भी होती हैं। ये नर्व्स विजिबल हेयर के अंदर नहीं जाती, इसलिए हेयर कट करवाते समय में दर्द नहीं होता, लेकिन फॉलिकल के आसपास मौजूद ये नर्व्स हल्की मूवमेंट और टच को महसूस करने में मदद करती हैं। इसी कारण कोई व्यक्ति आपके बालों को हल्के से खींचे या हिलाए तो आपको उसका एहसास होता है। फॉलिकल शरीर के अंदर से आने वाले अलग अलग सिग्नल्स को भी सुनता है। हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, एज, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और व्यक्ति की जनरल हेल्थ उसकी एक्टिविटी को प्रभावित कर सकते हैं। फॉलिकल में ऐसे रिसेप्टर और एंजाइम्स होते हैं जो हार्मोनल सिग्नल्स को पहचानते हैं और उनमें से कुछ को लोकल लेवल पर प्रोसेस भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर फॉलिकल की अपनी छोटी सी एक मैनेजमेंट टीम हो और वो शरीर से सप्लाईज लेता है, इंस्ट्रक्शंस को समझता है, बदलती हुई कंडीशंस पर प्रतिक्रिया देता है और तय करता है कि बाल को बढ़ते रहना है, कुछ समय आराम करना है या धीरे धीरे उस स्ट्रैंड को छोड़ देना। और अब आती है बारी उस चीज़ की जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है, वो है बालों का रंग। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर पर एक सफ़ेद बाल अचानक दिखाई देता है, लेकिन जब उसके बिल्कुल पास वाला बाल हम देख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक होता है, काला होता है। पूरा सिर एक साथ ग्रे नहीं होता। सेम फंडा जो मैंने पहले बताया था। इसका कारण है कि हर ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर अपना एक लोकल पिगमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट भी होता है। मेलेनोसाइट नाम का विशेष सेल मेलानिन बनाता है। यही नेचुरल पिगमेंट उस फॉलिकल के अंदर बन रहे बाल को उसका रंग देता है। ज़रा इसकी कल्पना कीजिए, आपके सिर पर केवल हज़ारों हेयर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज ही नहीं है, बल्कि हज़ारों छोटी पिगमेंट फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं। हर फॉलिकल अपना बाल बना रहा होता है और उस बाल को अपना रंग भी दे रहा होता है। जब किसी एक फॉलिकल में पिगमेंट प्रोडक्शन धीमा या बंद होने लगता है तो उस फॉलिकल से निकलने वाला नया बाल ग्रे या वाइट हो सकता है, लेकिन उसके पास वाला फॉलिकल अभी भी गहरा काला बाल बना सकता है, क्योंकि उसकी पिगमेंट फैक्ट्री अभी एक्टिव है। एक फॉलिकल काला बाल बना रहा है, उसके पास वाला फॉलिकल सफ़ेद बाल बना रहा है। उनके बीच केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी है, फिर भी दोनों अपनी अलग बायोलॉजिकल स्टोरी लाइन पर चल रहे हैं। हेयर को जितना गहराई से समझते हैं उतना ही ये मानना मुश्किल हो जाता है कि हेयर फॉलिकल केवल त्वचा में बना एक छोटा सा छेद है। वास्तव में ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिनी ऑर्गन की तरह व्यवहार करता है। ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, शरीर से कम्युनिकेट करता है, हार्मोन्स पर प्रतिक्रिया देता है, नया स्ट्रैंड बनाता है, उससे कलर देता है, फिर आराम करता है, स्वयं को रिन्यू करता है और पूरी प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर देता है। और ये सब हमारे सिर पर हर दिन चुपचाप होता रहता है, बिना हमें इसका एहसास हुए। इसलिए हेयर फॉल मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट की बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बात हमेशा याद रखें, अपने बाल के केवल उस हिस्से से उसको जज मत कीजिए जो आपको बाहर दिखाई देता है। विजिबल स्ट्रैंड केवल फाइनल प्रोडक्ट, असली कहानी आपकी त्वचा के नीचे चल रही है। अगले एपिसोड में हम हर फॉलिकल की एक प्राइवेट टाइमलाइन को समझेंगे, जिसे हेयर ग्रोथ साइकिल कहा जाता है। ये एक स्वस्थ बाल आखिर गिरता क्यों है, कुछ फॉलिकल्स बढ़ क्यों रहे होते हैं और कुछ आराम क्यों कर रहे होते हैं, और नॉर्मल हेयर शेडिंग तथा वास्तविक हेयर लॉस में अंतर कैसे पहचाना जाए। एक बार आपने ये साइकिल समझ लिया तो कंघी में दिखाई देने वाले कुछ बालों को आप पहले की तरह नहीं देखेंगे, आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मिलते हैं हेयर यूनिवर्सिटी के अगले चैप्टर। धन्यवाद।